प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने चर्चा करी नेपोलियन की फ्रांस में एक कौंसल के रूप में आंतरिक व्यवस्था को सुगठित करने की। अब तक हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस के इतिहास में, यूरोपीय इतिहास में नेपोलियन का प्रवेश होता है, उत्कर्ष होता है। 1799 से 1804 ईस्वी के मध्य नेपोलियन ने प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस की आंतरिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है। नेपोलियन एक कुशल राजनीतिज्ञ था, कुशल शासक प्रशासक था। उसने अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से फ्रांस में जो अव्यवस्था स्थापित हो गई थी फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप, उसे सुधारने का प्रयास किया। डायरेक्टरी का जो भ्रष्ट और अनैतिक शासन स्थापित हुआ था, उस शासन व्यवस्था को समाप्त करके उसने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कौंसल शासक के रूप में स्थापित किया। इसी में हमने देखा था कि किस तरह से उसने 1799 में संविधान स्थापित करके फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, सफल करने का प्रयास किया। उसने आंतरिक स्थिति में, आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया। अपनी विधि संहिता के माध्यम से फ्रांस में सामाजिक समानता की स्थापना करी। उसने धर्म को राजनीति में प्रयोग में लिया, उसको साधन बनाया धर्म को राजनीति के लिए, और इस तरह से उसने आंतरिक व्यवस्था को शांति और सुव्यवस्थित करके बाह्य क्षेत्र में अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करके इसको सुदृढ़ रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। नेपोलियन के जीवन के दूसरे चरण में हम देख चुके हैं कैसे एक सफल कौंसल के रूप में उसने स्वयं को स्थापित किया। नेपोलियन के खिलाफ, फ्रांस की शासन व्यवस्था के खिलाफ राजतंत्रवादी निरंतर षड्यंत्र कर रहे थे। 1802 ईस्वी में हम देखते हैं कि जब सीनेट ने नेपोलियन को आजीवन कौंसल बना दिया फ्रांस का, तो ऐसे में राजतंत्रवादियों को ये लगने लगा था कि अब फ्रांस में कभी भी राजतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। ऐसे में राजतंत्रवादियों ने कादूदाल और पिशिग्रू के नेतृत्व में षड्यंत्र किया, विद्रोह किया। नेपोलियन को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, उस कादूदाल षड्यंत्र का उसने दमन कर दिया, विद्रोहियों का अंत कर दिया। अब नेपोलियन निर्विवाद रूप से फ्रांस का सर्वेसर्वा हो गया था। ऐसे में हम देखते हैं 1804 में सीनेट ने उसे फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का नोत्रे दामे गिरजाघर में राज्याभिषेक किया गया। इस अवसर पर उसने राजमुकुट स्वयं अपने हाथों से पहना। नेपोलियन ने इस अवसर पर कहा कि मुझे फ्रांस का राजमुकुट जमीन पर पड़ा मिला और तलवार की नोक से मैंने उसे उठा लिया। इस तरह से हम देखें किस तरह से अपने आप परिस्थितियां बनती चली गई नेपोलियन के उत्कर्ष में। नेपोलियन ने फ्रांस के इतिहास में जो भी कार्य किया हो, सफल धार्मिक नीति थी उसकी, योग्य शासन प्रबंध था, उसकी शानदार सफलताएं थी, जिसमें हम देखते हैं उसे ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड जैसे राष्ट्रों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करके उनसे शांति संधियां कर ली थी, जिससे आंतरिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जा सके। उसने जो सामाजिक समानता स्थापित करी है अपनी विधि संहिता के माध्यम से, उससे भी वहाँ पर विशेषाधिकारों का अंत हुआ है और सामाजिक समानता स्थापित होने पर लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिला है, समान रूप से नागरिकों को अधिकार मिले हैं। तो फ्रांस के इतिहास में हम देखें कि नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों को स्थायित्व देने का प्रयास किया, वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करके प्रशासन को सुदृढ़ करके स्थापित करने का प्रयास किया। नेपोलियन ने जब देखा आंतरिक दृष्टि से शांति स्थापित हो गई है, तो 1804 में सम्राट बनने के पश्चात उसने विदेश नीति की ओर ध्यान देना शुरू किया। विदेश नीति की चर्चा यदि हम यहाँ पे देखें तो फ्रांस के विरुद्ध जो महाशक्तियाँ थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस, ये सभी इंग्लैंड के साथ मिलकर फ्रांस के विरुद्ध त्रिगुट बना रही थी, अपना एक गुट बना रही थी, जिससे कि फ्रांस में फिर से राजतंत्र व्यवस्था स्थापित की जा सके। इंग्लैंड की अपनी शासन व्यवस्था थी, वहाँ राजतंत्र प्रचलित था। इसी तरह रूस में देखें तो रोमानोव वंश का शासन था, और इसी तरह हम ऑस्ट्रिया की ओर देखें तो ऑस्ट्रिया ने भी इटली, प्रशा, इन क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रखा था। तो ये राष्ट्र नहीं चाहते थे कि फ्रांस में स्वतंत्रता की स्थापना हो, और वहाँ की आवाज़ें उठकर इनके देश में आया और इन देशों में उनके खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो। ऐसे में हम देखते हैं कि जब
फ्रांस में नेपोलियन ने अपनी सत्ता सुदृढ़ता से स्थापित कर दी और 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन गया, सर्वेसर्वा बन गया। तो उसने शासक बनने के पश्चात, सम्राट बनने के पश्चात विस्तारवादी सैन्य नीति को अपनाया, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। इसमें हम देखेंगे कि इंग्लैंड के साथ जब 1802 में आमीन्स की संधि की गई थी, तो इस संधि के अनुसार इंग्लैंड को माल्टा द्वीप खाली करने का आदेश दिया गया था। परंतु हम देखते हैं कि 14 महीने तक जब इंग्लैंड माल्टा द्वीप को खाली नहीं करता है, तो फ्रांस को ये लगता है कि संधि की अवहेलना इंग्लैंड द्वारा की जा रही है। तो फ्रांस ने जो त्रिकूट बना था इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस का, तो नेपोलियन ने सर्वप्रथम इस त्रिकूट का अंत करने के लिए इंग्लैंड की ओर ध्यान दिया और उसने जर्मनी में इंग्लैंड का जो क्षेत्र था हनोवर राज्य, इस पर अधिकार कर लिया। अब हम देखें त्रिकूट शक्तियों से जो संघर्ष हुआ, हनोवर पर अधिकार करने के पश्चात नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की शक्ति का दमन करना शुरू किया। 20 अक्टूबर 1805 को ऊन के युद्ध में फ्रांसीसी सेनाओं ने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित किया। परंतु 21 अक्टूबर को जो ट्राफलगर का युद्ध हुआ इंग्लैंड के साथ, इसमें नेपोलियन अंग्रेज सेनापति नेल्सन के हाथों पराजित हुआ। इस पराजय के पश्चात भी नेपोलियन ने अपनी शक्ति को कम नहीं आंका और वो वापस से ऑस्ट्रिया की शक्ति का दमन करने के लिए आगे बढ़ता है और ऑस्ट्रेलियस का युद्ध होता है दिसंबर 1805 ईस्वी में, जिसमें वो ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेनाओं को पराजित करता है, उनको संधि करने के लिए विवश करता है। इन संधियों के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को वेनेशिया और डल्मेशिया का क्षेत्र दिया तथा बवेरिया को, टायरोल और बैडेन को बर्टेम्बर्ग का क्षेत्र दिया। फ्रांस को इस युद्ध में सफलता मिली थी, जिससे जो क्षेत्र प्राप्त हुए उन क्षेत्रों में नेपोलियन ने अपने भाइयों को शासक बनाया। ये कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया युद्ध में सफलता प्राप्त करने के पश्चात नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया। उसने नेपल्स में अपने भाई जोसेफ को और बटाविया जो कि हॉलैंड में है अपने भाई लुई को शासक बनाया और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करी। इस संधि का सर्वाधिक महत्व जर्मनी का पुनर्निर्माण है। जर्मनी छोटे छोटे राज्यों का समूह था, इसमें उसने जर्मनी का जब पुनर्निर्माण किया तो बवेरिया, बर्टेम्बर्ग और अन्य जो क्षेत्र थे 14 राज्य, सबको मिलाकर उसने राइन राज्य संघ बनाया। जब हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर उसे फ्रेंच अधीनता में लेकर आया। इस तरह से हम देखें तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध दिसंबर 1805 ईस्वी में नेपोलियन को सफलता मिली। अब हम आगे देखें तो फ्रांस का प्रशा के साथ भी युद्ध हुआ। ये जो त्रिकूट बना था इंग्लैंड का, रूस का और ऑस्ट्रिया का, इसमें प्रशा को इसलिए शामिल नहीं हुआ वो फ्रांस के विरुद्ध, क्योंकि नेपोलियन ने पहले ही प्रशा से इस तरह की संधि कर ली थी कि वो हनोवर का राज्य प्रशा को दे देगा। परंतु इस समझौते की अवहेलना जब नेपोलियन ने करी तो फ्रांस और प्रशा में युद्ध होना आवश्यक हो गया। इसमें हम देखें तो बेसल संधि की जब अवहेलना नेपोलियन ने करी तो प्रशा का तटस्थ रहना लाजमी नहीं था, तो उसने आगे बढ़कर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी, जिसमें हम देखते हैं कि फ्रांस और प्रशा में युद्ध हुआ 1806 में और इसमें प्रशा पराजित होता है, फ्रांस की विजय होती है और इस युद्ध में प्रशा को हराने के पश्चात वो अपनी शक्ति का विस्तार करता है। फिर हम देखते हैं कि प्रशा और रूस युद्ध भी नेपोलियन ने किए हैं। नेपोलियन ने एलाउ, फ्रीडलैंड के युद्धों में रूस को पराजित किया। 14 जुलाई 1807 को जो मैरिगो युद्ध हुआ उसमें रूस को उसने पराजित किया। रूस का जो शासक था, जार था अलेक्जेंडर फर्स्ट, इसके साथ उसने तिलसित की संधि करी जुलाई 1807 ईस्वी में। इससे रूस फ्रांस का समर्थक राष्ट्र बन गया तथा जर्मनी, इटली, प्रशा, हॉलैंड में जो परिवर्तन किए थे ये रूस के जार ने स्वीकार कर लिया। नेपोलियन ने वेस्टफेलिया एक क्षेत्र है वहाँ अपने भाई जेरोम को शासक बनाया। इस तरह हम देखें तो नेपोलियन अपने परिवार के लोगों को, जिसमें उसके भाई जोसेफ है, लुई है, जेरोम है, सभी को अलग अलग क्षेत्रों का शासक बनाता है और उनका वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करके उनका शासन अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में रखता है, जो आने वाले समय में नेपोलियन के पतन का एक कारण बनता है। इस तरह से हम देखें विदेश नीति के क्षेत्र में नेपोलियन लगातार सफलताएं प्राप्त कर रहा था। उसे ऑस्ट्रिया के खिलाफ, रूस के खिलाफ,
रशिया के खिलाफ सफलता मिल गई थी, एकमात्र इंग्लैंड ऐसा था जिसके खिलाफ वह सफल नहीं हो पा रहा था। समुद्र के क्षेत्र में यदि देखें, नौसेना के क्षेत्र में यदि हम देखें तो इंग्लैंड की शक्ति अभी भी सर्वोपरि थी। ये माना जाता था कि इंग्लैंड सामुद्रिक क्षेत्र में, नौसेना के क्षेत्र में एक महान शक्ति है और कोई भी उसको टक्कर नहीं दे सकती। ऐसे में हम देखते हैं कि नेपोलियन जो फ्रांस का सर्वेसर्वा था, इंग्लैंड की शक्ति का दमन करने के लिए उसने आर्थिक सैन्य नीति अपनाई और आर्थिक सैन्य नीति को हम महाद्वीपीय प्रणाली के रूप में देख सकते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे।